नमस्ते दर्शकगण, मैं हूं आशीष जोशी और संस्कृत ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेसिक टू एडवांस संस्कृत सीरीज जो है उसमें हम वर्णमाला अभी बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला को एक स्कूल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था, तो यह वीडियो जो है उसका दूसरा पार्ट है। कारण यह है कि हमें पहले उदाहरणों से समझना है और बाद में उनके जो नियम है उन नियम को भी जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे क्या होगा कि नियम हमें पता होंगे तो हम कहीं पर भी कुछ भी बोल पाएंगे और कहीं अटकेंगे नहीं। इसीलिए हम यहाँ नियमों को पढ़ेंगे। देखिए, इस वाले वीडियो में हमने संस्कृत की वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान दोनों को बहुत ही सरल तरीके से स्कूल्स कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया था। तो इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, भाषा जो होती है वह प्रत्यायन का श्रेष्ठ माध्यम होती है और भाषा के आधार पर ही हम लोग मनुष्य जो है वह व्यवहारिक प्रत्यायन, संवाद, पारस्परिक क्रियाएं, विचारों की आदान प्रदान की क्रियाएं आदि बहुत सी क्रियाएं जो है वह सरल तरीके से कर सकते हैं। इस भाषा को सही तरीके से बोलने के लिए इसके जो व्याकरणिक तथ्य है उनको जानना भी बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम यहाँ पर आपको बहुत ही सामान्य स्तर से सरल तरीके से सिखा रहे हैं। आशा है कि आपको इसे देखने के बाद वर्णमाला में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। जो भाषा है, भाषा से नीचे वाक्य आते हैं और वाक्य से नीचे पद, पद अर्थात शब्द, और शब्द से छोटी इकाई जो होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे क है तो क भी एक वर्ण है और वर्णों को मिलके पूरा एक शब्द बनता है और शब्दों को मिलके एक वाक्य बनता है। वाक्य मिलके एक वाक्य समूह अर्थात गद्य खंड कहते हैं। तो गद्य या पद्य की रचना करते हैं। और वर्णानाम समूह वर्णमाला, जो वर्णों का समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो क, ख, ग ऐसे जो वर्ण है उन सभी का समूह जो होगा वह वर्णमाला कहलाएगा। वर्ण जो है, वर्ण के मुख्य दो प्रकार है। दो प्रकार जो है मुख्य है, उनमें स्वर और व्यंजन, ये दोनों आते हैं। स्वर की व्युत्पत्ति इस तरह से है, स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, जो स्वयं राज करते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजनते एभिरिति व्यंजनानि, और जो स्वर से व्यंजित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन की व्युत्पत्ति होती है। मुख्य रूप से जो स्वर है वह 13 स्वर है, जिनमें अ, आ, ई, उ, रु, लृ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो 13 स्वर है, ये 13 वर्ण जो है इन्हें हम स्वर वर्ण कहेंगे। फिर जो देखेंगे कि स्वर वर्ण जो है, मुख्य रूप से कहा कि वर्ण के 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन, किंतु जो स्वर है उन स्वर के भी 3 प्रकार है। 3 प्रकार से स्वर होते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। इस प्रकार से 3 प्रकार से स्वर होते हैं। देखिए आगे, तो जो ह्रस्व स्वर है उनमें 5 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, रु और लृ। इसे री और री भी बोलते हैं उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश आदि में, और हम गुजरात से है तो यहाँ हम इसे लृ और रु ऐसे बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, इनकी व्याख्या दी हुई है। जो ह्रस्व स्वर है वह एक मात्रा कालिकः स्वरः ह्रस्व स्वर, अर्थात जो जिसका उच्चारण समय जो है, उच्चारण काल है, वह एक मात्रा का समय की जितना होता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या व्याख्या दी है, द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घ स्वरः, अर्थात जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ और औ, ये है। फिर आता है प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर जो है उनमें क्या कहा, त्रिमात्रा कालिकः स्वरः प्लुत स्वरः, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं और 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे है अर्थात क्या है कि जो ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, उनसे जिनका समय अधिक लगेगा बोलने में उन्हें हम प्लुत स्वर कहेंगे, जिनमें यह पूरे 13 स्वर आ जाते हैं। और प्लुत स्वर को पहचानने का जो सिंबल है अर्थात जो विधि है, उनमें जैसे किसी भी वर्ण के पीछे क्या लिखा होगा, इस तरह का जो ये 3 लिखा हुआ है, इस तरह का जो वहाँ पर एक रहता है चिन्ह, और उसी आधार पे हम उसे प्लुत कहते हैं। देखिए यहाँ पूरा कोष्टक दिया है। ह्रस्व स्वर इतने हैं, दीर्घ स्वर ये जो है दीर्घ स्वर है, और प्लुत स्वर पूरे 13 है। दीर्घ स्वर में कौन सा एक नहीं है, जो ये लृ है, वो लृ जो है वह ह्रस्व, एक केवल ह्रस्व ही होता है और प्लुत होता है, दीर्घ होता नहीं है।
अब देखते हैं व्यंजनों को। स्वर को देख लिया, अब व्यंजन के भी प्रकार है, उनमें देखिए तो शुरुआत से क से लेकर म तक, अर्थात 5-5 के 5 बंडल, इनको हम 5 वर्ग कहते हैं। तो ये जो 5 वर्ग है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन 5 वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और देखिए यहाँ क्या कहा है, ये जो है अंतस्थ वर्ण, उनके बाद आते हैं य, र, ल और व, ये 4 है, हम इन्हें अंतस्थ वर्ण कहेंगे। और फिर बाद में आते हैं श, श, स और ह, ये जो 4 वर्ण है इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इस प्रकार से व्यंजन है। फिर जो ये बिंदु है, किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदु होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और किसी वर्ण के पीछे 2 बिंदु होते हैं तो उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। इन्हें भी हमें याद रखना है। तो कुल मिला के देखिए 13 स्वर होते हैं व्यंजनों में, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं, और सभी मिला के आहत्य अर्थात मिला के कितने हुए हैं? 48 होते हैं। इस तरह से इतने स्वर और व्यंजन मिला के संख्या होती है। अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र। देखिए यह क्या कहा है, महर्षि पाणिनि जी जो हुए उन्होंने ऐसी कहानी है, ऐसी लोकोक्ति है कि महादेव जी के डमरू बजाने पर उस डमरू से 14 बार ध्वनि निकली, और उस ध्वनि को महर्षि पाणिनि जी ने सुना और उन्होंने उन्हें सूत्र के रूप में सुना, और वे सूत्र थे ये 14 सूत्र। इसे हम उच्चारण कर लेते हैं। यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उच्चारण भी आ जाएगा। एक बार सुन लीजिए। अ, इ, उण, ऋ, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, लण, यमं, गणनम, जभै, घढ, दश, जब, गड़, दश, खप, छठ, थ, चट, तब, कपै, श, सर, हल। यहाँ पर ब आता है, जब, गड़, दश, ठीक है, फिर हल। इस तरह से यह 14 सूत्र है। आगे देखें तो जो वर्ण के हमने उच्चारण स्थान देखे थे, तो उन उच्चारण स्थानों को भी हम सूत्रों के अनुसार देख लेते हैं। तो सूत्र है क्या कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात जो अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इन सब का जो नाम अर्थात षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर बहुवचन की, इन सभी का ऐसा कहते हैं कि कंठ क्या है? कंठ स्थान है। इन सभी का स्थान कौन सा है? तो कंठ स्थान है। देख लीजिए यहाँ पर विस्तार से दिया है। अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, अ से 2 अ और आ, ये 2 वर्ण आते हैं। कु से पूरा क वर्ग आ जाता है, क, ख, ग, घ और ग। फिर है ह आ जाता है, वो भी कंठ से निकलता है। और विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, ये जो इतने वर्ण है ये पूरे कंठ के स्थान से आते हैं। इसीलिए हम यदि सरल तरीके से सीखेंगे, यदि इन सूत्रों को हम कंठस्थ कर लेंगे तो हमें कभी भी हम इसकी व्याख्या करके स्थान को पता लगा सकते हैं। साथ ही हम ऐसे भी हम यदि शब्द बोलेंगे तो शब्द कहाँ से निकल रहे हैं उसका पता लगा कर भी हम पता लगा सकते हैं कि वर्ण कहाँ से निकल रहा है और उसका स्थान कौन सा है। आगे देखिए दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु, अर्थात इचु यशानाम तालु अर्थात होता है ई से दोनों ई, च से पूरा च वर्ग, फिर य और श। कौन सा श है? यह तालव्य श इसे कहते हैं, मिंडा वाला श, इसे तालव्य श कहते हैं। तो इन सभी का स्थान जो है वह क्या है? तालु स्थान है। और इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। फिर आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें इसकी व्याख्या देखिए तो रू से दोनों रस्वरु और दीर्घरु दोनों रू आ जाएंगे। फिर टू से पूरा ट वर्ग आएगा, ट, ठ, ड, ढ और अणा। और र से र पूरा, और श से यह मूर्धन्य श जो है इसे हम मूर्धन्य श कहते हैं, और ये पूरा श आ जाएगा। इसका सूत्र होगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर आगे देखे तो यहाँ दिया है ऋतु लसानाम दंताहा, ये दांत का स्थान है। और ये जो सभी वर्ण है ये दांत की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए इनमें कौन कौन से है? तो रू से रस्वल रू, क्योंकि दीर्घल रू तो है नहीं। फिर है तू से क्या आएगा? पूरा त वर्ग आ जाएगा, त, थ, द, ध, न। और ल से ल और स से स। इस तरह से ये जो वर्ण है इनका जो स्थान है वह कौन सा है? दंताहा, दंत स्थान है। फिर है उपदमानीया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ स्थान किन किन का है? तो यहाँ दिया है उ से दोनों उज, रस्व और दीर्घ, प से पूरा प वर्ग आ जाएगा, प, फ, ब, भ,
म और उपदमानीय जो हो वो अर्ध विसर्ग होते हैं, और अर्ध विसर्ग और ये वो भी इसमें आएंगे, और उनका जो स्थान है वो कौन सा होगा, ओष्ठ। ओष्ठ अर्थात हमारा ओठ हो जो होता है, वह जो स्थान है वहां से वे सभी वर्ण बोले जाएंगे। अब आगे कुछ कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका स्थान स्पेशली अलग है। देखिए यहाँ पर दिया है स्वरों में जो ए और ऐ है, इनका स्थान जो है वह कंठ और तालु, कंठ से और तालु से, तालु जो भाग है, इन दोनों की सहायता से बोले जाने के कारण ए और ऐ का स्थान होता है ए देतौ कंठ तालु, इसका सूत्र है। फिर ओ और औ जो है ओ दो तौ कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ इन दोनों को संधि हुई है, यहाँ पे यहाँ कंठ तालु है तो यहाँ कंठोष्ठम है। तो ये दो वर्ण है, इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ है, कंठ और ओठ है। फिर है वह जो है हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, वह विशेष है। तो जो व का जो उच्चारण स्थान है वह दंतोष्ठम है। क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम, क्या, क्योंकि वह जो है वह दांत व ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। आप वीडियो के साथ आप अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे वह बोलने की प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ऊपर वाला दांत का भाग है वह आपके नीचे वाले ओष्ठ से स्पर्श हो रहा है। फिर है अम अर्थात ये जो बिंदु वाला, इसे हम अनुस्वार कहते हैं, और अनुस्वार का स्थान कौन सा है, तो नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का स्थान नासिका अर्थात नाक है। फिर है यमंगणा नाम नासिका च, एक सूत्र और भी है ये। तो यहाँ क्या कहते हैं कि य म ग ण और न, ये 5 वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन के पीछे वाले सभी स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग है, उन 5 वर्गों के पंचम जो सब वर्ण है, अंतिम वर्ण, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। वो अनुनासिक अर्थात नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। ये देखिए सभी स्थान इस प्रकार से है। ओष्ठीय स्थान है जिसे हम ओठ कहते हैं, अनुनासिक जो है नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, दंतीय अर्थात दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, और तालव्य जो दांत के ऊपर वाला भाग है उसे तालव्य भाग कहेंगे, और फिर है मूर्धन्य, तालव्य के पीछे वाला जो भाग है उसे हम पूरा मूर्धन्य भाग कहेंगे, और कंठ जो स्थान है वहां से जो वर्ण निकलते उसे कंठ स्थान कहेंगे। इस तरह से इतने स्थानों की सहायता से हम भाषा को बोल सकते हैं, वर्णों को बोल सकते हैं। धन्यवाद। तो हम आगे भी देखते हैं, किंतु वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। पुनः फिर से मिलेंगे, पुनः मिलामः। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगले पार्ट में हम संस्कृत की सचित्र वर्णाक्षरी को शब्द रूपों के साथ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चलिए, जय तु संस्कृतम।